हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 71 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन से संबंधित घुड़सवार सेना को जो कहा जाता वो कहा था बरगीर। ठीक है, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी बरगीर। आप देख सकते हैं शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को बरगीर कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में सेना का जो प्रमुख था उसे सर ए नौबत कहते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और सेना को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहली थी पागा सेना, जिसे नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। दूसरी थी सिहलदार, इसमें अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। और तीसरी थी पैदल सेना। अगला क्वेश्चन हमारा, पेशवा वंश की स्थापना की थी। तो पेशवा जो वंश की स्थापना की थी वो की थी बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप एक्सप्लेनेशन इस पर देख सकते हैं। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा वंश की स्थापना की थी। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई थी। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। और पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। अगला हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी वो की गई थी सूरत में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में की गई। और कंपनी के इस व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1608 ईस्वी में हुई थी, जबकि दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में, यहाँ पे मछलीपट्टनम लिखा है, मूसलीपट्टनम राइट होगा, में स्थापित किया गया था। और यद्यपि यह विवाद का विषय बना रहता है कि अंग्रेजों ने अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए थे। अगला हमारा, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तो सूर्यास्त कानून का संबंध आपका हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सूर्यास्त जो कानून था वो ब्रिटिश सरकार की स्थायी बंदोबस्त यानी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित माना जाता है। और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानूनी में, ठीक है, इस कानून से काफ़ी जमींदार भी प्रभावित हुए थे और बहुत से लोग इस नियम से अपनी पूर्ण जमीन खो बैठ गए थे। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में से सर्वाधिक लाभ कुछ जमींदारों को हुआ था, यानी परमानेंट सेटलमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी। तो ब्रिटिश काल में जो कौन सी धारा थी जो सामाजिक और धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध थी वो थी आपकी 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रिटिश काल में 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट की धारा 87 धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध मानी जाती थी। और तत्कालीन अंग्रेज सरकार यह चाहती थी कि अधिक से अधिक शिक्षित भारतीय हमारा समर्थन करें। इसके लिए उसने विभिन्न उपाय किए और इस एक्ट के द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंडों को निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन है, पिंडारियों को सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था। तो पिंडारियों को जो सुनहला झंडा प्रदान किया था वो क्या था, जसवंत राव होलकर के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मल्हार राव होलकर ने पिंडारियों को एक सुनहरा झंडा प्रदान किया था। और पिंडारी शब्द जो है मराठी भाषा से आया है। संभवतः पिंड जो एक प्रकार की आसव यानी खमीरा शराब थी जो उसे पीने वाले लोग थे। और 18वीं से 19वीं शताब्दियों में ये लोग केवल लूट मार करते थे। और पानीपत के युद्ध के पश्चात ये लोग मालवा में बस गए तथा सिंधिया, होलकर और निजाम के सहायक सैनिक बन गए। अब ये सिंधिया शाही, होलकर शाही और निजाम शाही पिंडारी कहलाने लगे। और मैक्कलम पिंडारियों को मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी जाती है। अगला है, बहावी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहावी आंदोलन का संबंध जो है उसका पवित्र आंदोलन कहा था सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप देख सकते हैं यह मूल तो सुधारवादी आंदोलन था। सैयद अहमद
बरेलवी ने बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहकर संबोधित किया था और बहावी आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम धर्म में शुद्धता का प्रयास करते रहे थे। अंततोगत्वा यह आंदोलन जो है धर्मनिष्ठता की ओर बढ़ गया और अंग्रेजों ने दबाया इसे। और बहावी आंदोलन 1857 ईस्वी के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित एवं संगठित था। यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय था और इस आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो था आपका सतारा। मोस्ट इंपोर्टेंट ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी निम्न जाति से संबंधित जो वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था वो था सतारा। यद्यपि महाराष्ट्र में आर्थिक कारण से जातिगत आंदोलन बहुत प्रगति नहीं कर पाए थे और ज्योतिबा फुले ने भी निम्न जाति के सुधार के लिए आंदोलन किया था। किसने? ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो था 13 अप्रैल 1919 को। इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिया था चौरा चौरी कांड के बाद। आप देख सकते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है, ये नाम आप याद रख सकते हैं, कि गिरफ्तारी के विरोध में हो रही सभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम महिला प्रेसिडेंट थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। और वही क्वेश्चन अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, भारतीय महिला प्रेसिडेंट पूछा गया तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा गया है इसलिए एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को माना जाता है। ये कांग्रेस के 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के सर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष बिमलचंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया था कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? तो ये कहा गया था कैनिंग के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की थी कि जो बहादुर शाह थे, ठीक है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राटों को जो है राजा की उपाधि नहीं दी जाएगी और कैनिंग के समय 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्कुलर ए आज़ादी का जो संबंध है वो है आपका रामनाथपुरी से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप देख सकते हैं सर्कुलर ए आज़ादी जो नामक परिपत्र से रामनाथपुरी से संबंधित है, जबकि तारकनाथ दास ने बैंकूर में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया और जीडी कुमार ने बैंकूर में गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नामक जो समाचार पत्र निकाला था। अगला क्वेश्चन है, कल्पना दत्त का संबंध था। तो कल्पना दत्त का जो संबंध है वो है आपका इंडियन रिपब्लिक आर्मी से, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी देख सकते हैं आप लोग कल्पना दत्त का संबंध इंडियन रिपब्लिक आर्मी से था और बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्यसेन का नाम प्रमुख है, जिसे लोग प्राय मास्टर दा कहा करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता था? तो वो जाएगा आपका सूर्यसेन। और अंग्रेजों की नीतियों से रुष्ट होकर उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी को स्थापित किया। इससे कल्पना दत्त जो है प्रीतिलता वाडेकर और बीना दास जैसी महिलाएं जुड़ी थी। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कल्पना दत्त हो गई, प्रीतिलता वाडेकर और बीना दास। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे। तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी आर.सी. मजूमदार के द्वारा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक आर.सी. मजूमदार थे। बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र तथा जदुनाथ सरकार विभिन्न इतिहासों के लेखक हैं। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी यानी मराठा इतिहास के बारे में अधिक लिखा है,
जबकि विपिन चंद ने स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी था उसका पहला सम्मेलन हुआ था अक्टूबर 1934 में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का उदय हुआ और इसके संस्थापकों में प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण हो गया, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि। और अक्टूबर 1934 ईस्वी में अनेक प्रांतों की कांग्रेस समाजवादी पार्टियों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संविधान एवं कार्यक्रम पास किया गया। और इस पार्टी के नेताओं पर जो है आंशिक रूप से मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव था, जो उस समय इस विचारधारा और कम्युनिस्ट आंदोलनों से बढ़ते प्रभाव का प्रमाण माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वयोवृद्ध पुरुष या नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे आपके जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था, यानी दादा भाई नौरोजी। आप देख सकते हैं भारत के वयोवृद्ध नेता यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इन्होंने धन के निकास को अनिष्ट की संज्ञा दी है। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी और इनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे। तो जुलाई 1937 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ था वो हुआ था 1937 में, जुलाई 1937 में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर दिया नहीं गया है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जुलाई 1937 के चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस में कुल 8 प्रांतों ने सरकार बनाई गई थी। ये प्रांत कौन कौन से थे? ठीक है, यहाँ पे 8 प्रांत ऑप्शन नहीं है, इसीलिए राइट आंसर नहीं दिया गया है। ये प्रांत मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा ओडिशा। आगे चलकर पश्चिमोत्तर एवं असम में भी सरकार बनाई गई और उस समय भारत में कुल 11 प्रांत थे। 11 प्रांत थे और बंगाल, पंजाब एवं सिंध में कांग्रेस सरकार जो है नहीं बना पाई थी। अगला है हमारा, इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे। तो इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक जो संपादक थे वो थे आपके मनसुख लाल नजर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक के रूप में जाने जाते थे। गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान इस पत्रिका को निकाला करते थे, जो भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय थे। अगला हमारा, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। तो भूमिगत आंदोलन का संबंध आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इससे पहले हमने कुछ महिलाओं के नाम पढ़े थे, जैसे कल्पना दत्त है, प्रीतिलता वाडेकर हो गया, बीना दास हो गया। ये भूमिगत जो आंदोलन था इसी से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत आंदोलन राष्ट्रपिता पिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी समेत अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे और कुछ महत्वपूर्ण नेता भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें ऊषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी आदि प्रमुख हैं। और ऊषा मेहता ने जो है रेडियो संचालन भी किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है कि रेडियो का संचालन जो है भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने किया था। तो वहाँ पे हो जाएगा ऊषा मेहता। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद में 1935 ईस्वी में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। तो 1935 में जो इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सन 1935 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस कॉन्फ्रेंस में किसानों की समस्याओं तथा अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में भी विचार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था। तो वो क्या था 23 मार्च 1940 को, यानी 23 मार्च 1940 को। सी इसका राइट हो जाएगा। 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव यानी पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था।
इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजल उल हक तथा खलीक उजम्मा का योगदान था, जबकि पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र रहमत अली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े हुए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो मजदूर संघ आंदोलन से जो जुड़े थे वो थे आपके बीपी वाडिया और एनएम जोशी। पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं भारत में जो मजदूर संघ आंदोलन से बीपी वाडिया और एमएन जोशी जुड़े हुए थे और विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने की थी 1923 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर जो एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वो की गई थी, इसमें राइट आंसर एक भी नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी और महात्मा गांधी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के माध्यम से मजदूरों की दशा को जो है सुधारना चाहते थे तथा उनके जीवन में नई चेतना लाना चाहते थे। अगला है हमारा, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे। तो बंगाल में जो कृषक प्रजा पार्टी थी उसके संस्थापक थे फजलुल हक थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे और फजलुल हक 1904 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए, किंतु बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए थे। इन्होंने गोलमेज के पहले तथा दूसरे सम्मेलन में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया था और 1937 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? तो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें डोमिनियन स्टेट वर्ड दिया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट शब्द का जो है प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव को भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया। अंततः तो अगस्त प्रस्ताव जो है सफल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित था। तो औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में जो तेलंगाना आंदोलन था उसका संबंध है किसान आंदोलन से, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित था और तेलंगाना राज्य में 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी के मध्य जो है हुए इस किसान आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों एवं साहूकारों की शोषण नीति और भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार का विरोध करना था और कम कीमत पर गल्ला वसूली और इस आंदोलन का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव निम्न में से एक ने रखी थी। तो 1936 में जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव रखी थी वो रखी थी बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी मांगों को लेकर 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर अछूतों के लिए अलग देश की मांग की थी। नेहरू मंत्रिमंडल में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। अगला है हमारा, 1938 ईस्वी में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से संबंधित है। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स का संबंध है आपका हड़तालों पर रोक लगाने से। ठीक है, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सन 1938 ईस्वी में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से हड़तालों पर रोक लगाने से संबंधित था और 1926 ईस्वी में ट्रेड यूनियन अधिनियम में मजदूरों को एक अधिकार दिया गया जिसके तहत हड़ताल को वैध मान लिया गया। इससे मजदूरों की स्थिति में क्या हुआ था, काफ़ी सुधार हुआ था। अगला है हमारा, किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातरम के साथ समेकित किया था? वो क्या था आपका स्वामी सहजानंद के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्वामी सहजानंद ने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातरम के साथ समेकित किया था। स्वामी सहजानंद एक राष्ट्रवादी कृषक नेता माने जाते थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है लैटिन भाषा में लिखा गया था? तो लैटिन भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया था वो था आपका नेचुरल हिस्टोरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं नेचुरल हिस्टोरिका ग्रंथ की रचना लैटिन भाषा में प्लिनी ने की थी। किसके द्वारा? राइटर हो जाएंगे प्लिनी। और यूनानी भाषा में टॉलमी की ज्योग्राफिका, ठीक है, यानी ज्योग्राफी नामक पुस्तक है। द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ग्रंथ के लेखक का नाम नहीं मिलता है। जबकि इंडिया की रचना मेगस्थनीज ने यूनानी भाषा में की थी और एरियन ने भी इसी नाम से अपना ग्रंथ लिखा था। प्लिनी कुषाण शासक कनिष्क का समकालीन था। उसने रोम में से भारत आ रहे सोने की अधिकता देखकर दुख प्रकट किया था और प्लिनी एक रोमन भूगोलवेत्ता भी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किया था? तो दीर्घ निकाय का जो हिंदी अनुवाद किया था वो क्या था? राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हिंदी के एक प्रकांड विद्वान कवि या फिर घुमक्कड़ी कवि के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं राहुल सांस्कृत्यायन ने दीर्घ निकाय का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। अपने जेल निवास के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य और वैदिक आर्य की रचनाएं की थी। द वैदिक आर्य में ही बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था कि आर्य क्या है? उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। ये बीजी तिलक का मानना था। अगला क्वेश्चन हमारा, सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना निम्न में से किसने की थी? तो रंभा मंजरी की रचना जो नाटक था प्रसिद्ध, उसकी रचना की थी नयचंद के द्वारा। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना जैन विद्वान नयचंद्र सूरी ने की थी। इस नाटक का नायक गढ़वाल शासक जयचंद था और इस नाटक के अनुसार जयचंद ने मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था। रंभा मंजरी नाटक से पता चलता है कि गढ़वाल शासक गोविंदचंद, ठीक है, गोविंदचंद ने दर्शान को जिस दिन जीता था उसी दिन उसके पौत्र का जन्म हुआ था। इसी कारण उसका नाम जयचंद रखा गया था और हमीर महाकाव्य की रचना इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, वह विषय जो हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय रहा था, वो था आपका इतिहास, हिस्ट्री। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय इतिहास था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के रूप में बहुत से लेखक आते थे जो अपने शासक की कृपा पाने के लिए इतिहास का लेखन करते थे और अपने लोगों की प्रशंसा करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, महाभारत व रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने करवाया था? तो महाभारत और रामायण का जो बांग्ला में अनुवाद किया था वो क्या था? नुसरत शाह के द्वारा, ठीक है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। महाभारत व रामायण का बांग्ला अनुवाद बंगाल के शासक नुसरत शाह ने करवाया था। कृतिवास ने रामायण का तथा काशीराम ने महाभारत का अनुवाद किया था। बंगाल के कुछ मुस्लिम शासक काफ़ी उदार थे जिनके शासनकाल में वैष्णव और निर्गुण भक्ति शाखा के लोगों को भी आगे बढ़ने का पूरा मौका मिला था। इसी कारण अलाउद्दीन हुसैन तथा नुसरत शाह ने अपने यहाँ प्रमुख लेखकों को आश्रय दिया था। अगला है हमारा, भगवद गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक कौन है? तो भावार्थ दीपिका जो लिखी गई थी वो ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी, जो भगवद गीता की टीका के रूप में जानी जाती है। यानी आप देख सकते हैं भगवद गीता की टीका जो है भावार्थ दीपिका के लेखक महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हैं और महाराष्ट्र के संतों ने अपने देश और समाज के लिए काफ़ी कार्य किया। कुछ संतों ने अपने लेखों के माध्यम से लोगों को जागृत किया और रामदास द्वारा लिखी गई दासबोध एक प्रमुख रचना मानी जाती है। अगला है हमारा, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ड्यूटी ऑफ द एज जो पुस्तक है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा लिखी गई थी। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं द ड्यूटी ऑफ द एज, इस युग का कर्तव्य पुस्तक रिपन के द्वारा लिखी गई थी। रिपन 1880 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। यानी लॉर्ड रिपन का जो भारत के प्रति सहज और सरल जो स्वभाव माना जा सकता है, ठीक है, माना जाता है और भारत के प्रति उदार कहे जा सकते हैं। और 1884 ईस्वी तक था वह भारत के अंग्रेज प्रशासकों में सर्वाधिक उदार थे। उसने भारतीयों के हित में बहुत कार्य किए और इल्बर्ट बिल विवाद के कारण अपने पद से त्यागपत्र देकर भारत से वापस ब्रिटेन चले गए।
अगला क्वेश्चन है नेपाल के साथ अंग्रेजों की जो संगोली की संधि की थी वो कब की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपाल के साथ अंग्रेजों ने संगोली की संधि की थी 1816 में, ठीक है, 1816 में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नेपाल के साथ 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने संगोली की संधि बिहार में की थी। कंपनी को इसके द्वारा गढ़वाल एवं कुमाऊं के जिले मिले और गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों ने नेपाल के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, लेकिन पूरे नेपाल पर नहीं किया। यानी अंग्रेजों ने पूरे नेपाल पर नहीं किया क्योंकि नेपाल की जो आर्थिक दशा थी वो ठीक नहीं थी और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। अगला हमारा, वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की जो है राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो ये कहा था महात्मा गांधी के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रथम कांग्रेस नेता थे जिन्होंने सलाह दी कि देवनागरी जो है लिपि में लिखी हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यानी गांधी जी का मानना था कि हिंदी को अधिक से अधिक भारत में समझते हैं और इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। और गोपाल कृष्ण गोखले हो गए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक जो कहे जा सकते हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग। यानी यहाँ पे सी का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक में लॉर्ड हेस्टिंग हो गए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गए, मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर मैकाले और लॉर्ड रिपन को माना जाता है। जबकि लॉर्ड वेलेस्ली हो गया, लॉर्ड लिटन हो गए, लॉर्ड एडम हो गया को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। और तो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है, लॉर्ड एडम को। लेकिन आप जो है लॉर्ड हेस्टिंग ही राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्र के संपादक जो है कौन थे? तो कवि वचन सुधा जो पत्र लिखा था उसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कवि वचन सुधा नामक पत्र के संपादकत्व के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रत्यक्ष संवाद कभी नहीं छोड़ा, लेकिन अनेक लेखों में जरूर कुछ बातें मिलती हैं। अगला है, मजदूर लेबर यूनियन की स्थापना हुई थी। तो मजदूर लेबर जो यूनियन था उसकी स्थापना हुई थी 1918 में, 1918 ईस्वी में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सन 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट के सहयोगी बीपी वाडिया ने सर्वप्रथम आधुनिक रूप से व्यवस्थित मजदूर संगठन मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था। इसके पश्चात 1920 ईस्वी में अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी मजदूर महाजन संघ की स्थापना की गई थी और मजदूर आंदोलन को जो है राष्ट्रव्यापी व एवं वर्ग सहयोगी बनाने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और नारायण मल्हार जोशी आदि नेताओं ने मिलकर 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी, AITUC की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो ओडिशा में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो हरिहर दास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हरिहर दास के नेतृत्व में ओडिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों के बुरे बर्ताव के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, जिसके कारण उनके अनुयायी देश के विभिन्न भागों में इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है, नेफा को कालांतर में किस राज्य के साथ सम्मिलित किया गया था? तो नेफा को जो सम्मिलित किया था वो क्या था? अरुणाचल प्रदेश के साथ। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का संक्षिप्त रूप है, जो कि 1972 ईस्वी तक एक प्रशासनिक विभाग था और 1972 ईस्वी में यह अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रक्षेत्र बन गया और फिर 1987 ईस्वी में इसे अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। किसको? नेफा को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है 1950-52 ईस्वी के मध्य जो है जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो जम्मू के डोंगरों का जो संघर्ष के नेतृत्व किया था वो किया था कर्ण सिंह के द्वारा। कब? 1950 से 52 के बीच, यानी सन 1950 से 1952 ईस्वी के मध्य जो है जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का जो नेतृत्व किया था वो कर्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है भारत में पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 ईस्वी में हुई थी। तो भारत में जो पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा थी वो 1922 में इलाहाबाद में मानी जाती है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इससे पहले जो सिविल सेवा परीक्षा लंदन में होती थी। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सन 1922 ईस्वी में भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद में हुई थी। और भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस ने भारत में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट यानी भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पश्चात 1951 ईस्वी की जनगणना में स्त्री साक्षरता थी। तो 1951 के जो पश्चात जनगणना में जो स्त्री साक्षरता थी वो बहुत कम थी, केवल 9%। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्वतंत्रता पश्चात 1951 की जनगणना में स्त्री साक्षरता 8.86 यानी 9% के अप्रॉक्सीमेट मानी जाती थी, और तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की जो महिला साक्षरता वर्तमान में कितनी है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1961 ईस्वी में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 ईस्वी में हुई थी। यह योजना 1956 ईस्वी तक चली थी और इस योजना में सरकार ने कृषि को प्राथमिकता प्रदान की, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी और इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1961 ईस्वी में हुआ था और इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इसका समापन 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला है तोबा ज्वालामुखी पर राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। तो तोबा जो ज्वालामुखी राख है तो वो प्राप्त हुई थी सोन घाटी से। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोन घाटी में ज्वालामुखी उद्गार से निकली हुई राख का जमाव मिलता है। इसका स्तरीकरण क्रम कभी निश्चित नहीं है, कहीं कहीं यह जमाव बाघेर यानी बाघोर जमाव के रुक्ष वर्ग के ऊपरी सतह से मिलता है, तो कहीं मार्टिन विलियम्स तथा एम क्लार्क ने इस जमाव की ओर सर्वप्रथम विद्वानों का जो है ध्यान आकर्षित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया था? तो महाभारत का जो उल्लिखित कुछ स्थलों का जो पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किया था वो क्या था? बीबी लाल के द्वारा। ठीक है, बीबी लाल यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीबी लाल ने महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों जैसे हस्तिनापुर हो गया, श्रृंगवेरपुर हो गया आदि का जो पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो उपनिषदों में उल्लिखित कैकेयी जनपद का जो दार्शनिक राजा था वो था आपका अश्वपति। ठीक है, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अश्वपति उपनिषदों में उल्लिखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था। जाबाली प्रवाहन पांचाल के थे। ये ब्रह्म ज्ञान एवं आध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अश्वपति। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में GIC प्रवक्ता परीक्षा 2009 को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।